चलिए आज की बातचीत एक सवाल से शुरू करते हैं। पैसे को मैनेज करना, ये क्या है? क्या ये मैथ्स, एक्सेल शीट और फॉर्मूलों का खेल है, या फिर इसका लेना देना मनोविज्ञान, हमारी अपनी कहानियों और हमारे डर से ज्यादा है? हम अक्सर इसे नंबरों का खेल ही समझते हैं, पर आज हमारे हाथ जो स्रोत लगा है वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताता है। और ये कहानी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए कोई खुफिया फॉर्मूला चाहिए, कोई ऐसा ज्ञान जो सिर्फ कुछ ही लोगों के पास है। हाँ, और इसी सोच को आज हम तोड़ने वाले हैं। आज हम मॉर्गन हाउसल की जबरदस्त किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के हिंदी सारांश की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि हम सब पैसे को लेकर इतने अजीब और कभी-कभी बिल्कुल उल्टे सीधे फैसले क्यों लेते हैं। तो चलिए इस दिमागी उलझन को सुलझाते हैं। बिल्कुल। और इस सारांश का सबसे बड़ा आइडिया यही है कि पैसा कमाना या मैनेज करना कोई हार्ड साइंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है। यहाँ आप कैसा बर्ताव करते हैं, ये इस बात से ज्यादा जरूरी है कि आप कितना जानते हैं। अच्छा, और यही बात इसे इतना दिलचस्प बनाती है, क्योंकि इसका मतलब है कि इसे कोई भी सीख सकता है। तो फिर शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे चौंकाने वाले आइडिया से। सारांश कहता है पैसे के मामले में कोई भी पागल नहीं है। सच कहूं तो ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। हम तो रोज लोगों को पैसे से जुड़ी बेवकूफियां करते देखते हैं। हाँ बिल्कुल। कोई अपनी सारी सैलरी लॉटरी टिकट पर उड़ा देता है, कोई डर के मारे अपना पैसा बैंक में ही सड़ने देता है। ये पागलपन नहीं तो और क्या है? देखिए, यहीं पर मनोविज्ञान का खेल शुरू होता है। किताब का तर्क ये है कि हर इंसान अपने पैसे से जुड़े फैसले अपने निजी अनुभवों के चश्मे से देखता है। वो फैसले हमें बाहर से पागलपन लग सकते हैं, लेकिन उस इंसान के लिए उसकी अपनी दुनिया में वो पूरी तरह से तर्कसंगत होते हैं। एक मिनट और आसान करते हैं। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। सोचिए एक ऐसा इंसान जिसने 90 के दशक में अपने माँ बाप को शेयर बाजार में सब कुछ गवाते देखा हो। ओह हाँ। क्या वो आज आसानी से स्टॉक्स में पैसा लगाएगा? शायद नहीं। उसके लिए शेयर बाजार जुए जैसा है। सही बात है। वहीं दूसरी तरफ किसी ने अगर उसी दौर में अपने पड़ोसी को सिर्फ स्टॉक मार्केट से करोड़पति बनते देखा हो, तो वो शायद बहुत ज्यादा जोखिम लेगा। अच्छा, अब बताइए, दोनों में से कौन पागल है? वाह, मतलब कोई भी पागल नहीं है, सब बस अपनी अपनी फिल्म के हीरो हैं। बिल्कुल। जो अपने अतीत के हिसाब से कहानी लिख रहे हैं। ये तो दूसरों के फैसलों को जज करने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि पैसे को मैनेज करने का कोई एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि हर किसी की सच्चाई अलग है। ठीक है, तो अगर हर कोई अपने अनुभवों की वजह से फैसले लेता है, तो फिर सफलता और असफलता का क्या वो सिर्फ हमारे फैसलों का नतीजा है? यहीं पे सारांश एक और दिलचस्प बात कहता है कि भाग्य और जोखिम दोनों भाई भाई हैं। हाँ। और ये एक ऐसा सच है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ। हम बिल गेट्स को देखते हैं और कहते हैं क्या दिमाग है। हाँ। हम उनकी मेहनत और होशियारी की तारीफ करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो दुनिया के उन गिने चुने टीनेजर्स में से एक थे जिनके स्कूल में उस जमाने में एक कंप्यूटर था। हाँ। ये उनका कौशल था या भाग्य? वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब मैं हमेशा सोचती थी कि बिल गेट्स की सफलता सिर्फ उनके दिमाग की वजह से है। हाँ? पर ये किताब कहती है कि हमें उस 1 करोड़ में एक मौके को भी श्रेय देना होगा जो उन्हें मिला। पर इसका उल्टा भी तो सच है ना? कोई बहुत काबिल होकर भी बुरी किस्मत की वजह से फेल हो सकता है। एकदम। इसी को जोखिम कहते हैं। आपने बहुत अच्छी रिसर्च करके एक कंपनी में पैसा लगाया और अगले ही दिन कोई ऐसी खबर आ गई जिससे पूरी इंडस्ट्री ही बैठ गई। हाँ, हो सकता है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, ये सिर्फ जोखिम था, बुरी किस्मत। इसलिए सारांश कहता है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता या असफलता को सिर्फ उसके फैसलों से मत आंकिए, हमेशा भाग्य और जोखिम के पहलू को भी ध्यान में रखिए। तो अगर हमारे फैसले हमारे अतीत से आते हैं और उन फैसलों के नतीजों में भाग्य और जोखिम का बड़ा हाथ होता है, तो फिर हम अक्सर गलतियां क्यों करते हैं? हम क्यों बाजार के चढ़ने पर खरीदते हैं और गिरने पर बेचते हैं? यहीं पर सारांश 2 सबसे बड़ी और ताकतवर भावनाओं को सामने लाता है, लालच और डर। ये वो 2 ड्राइवर हैं जो हमारी वित्तीय गाड़ी को अक्सर खाई में धकेल देते हैं। ये तो हम सबने महसूस किया है। जब कोई स्टॉक रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता है, तो अंदर से एक आवाज आती है, मैं पीछे छूट रही हूं। हाँ, फोमो। और हम सब कुछ भूलकर उसमें कूद पड़ते हैं। बिल्कुल, इसे कहते हैं फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये लालच का ही एक रूप है, और ये हमें तब खरीदने पर मजबूर करता है जब दाम आसमान पर होता है। और डर? और इसका भाई है डर।
जैसे ही बाजार 5-10% गिरता है, वही अंदर की आवाज चिल्लाने लगती है, सब बर्बाद हो जाएगा, बेच दो। हाँ, और हम घबराकर तब बेचते हैं जब दाम सबसे कम होते हैं। मतलब लालच हमें सबसे महंगा खरीदवाता है और डर हमें सबसे सस्ता बिकवाता है। बिल्कुल। ये तो दौलत बनाने का उल्टा फॉर्मूला हुआ। तो सवाल ये है कि इन शक्तिशाली भावनाओं से कोई बचे कैसे? क्या इसका कोई स्विच है जिसे हम बंद कर सकें? स्विच तो नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। लेकिन जागरूकता और एक योजना, ये दो सबसे बड़े हथियार हैं। जागरूकता और योजना। हाँ, ये जानना कि ये भावनाएं आएंगी और जब आएंगी तो आप क्या करेंगे, यही तैयारी है। एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाकर उस पर टिके रहना, चाहे बाजार में तूफान ही क्यों ना आ जाए, यही इन भावनाओं को काबू में रखने का तरीका है। ठीक है, मान लीजिए हमने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया, हमने एक योजना बना ली, लेकिन हम ये सब कर क्यों रहे हैं? आखिर इस खेल का मकसद क्या है? सारांश यहाँ एक बहुत गहरा विचार सामने रखता है। धन का असली मतलब स्वतंत्रता है। ये सुनकर तो दिमाग में महंगी गाड़ियां और बड़े बड़े घर आते हैं। लेकिन किताब का मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। उसके हिसाब से धन की सबसे बड़ी ताकत फरारी खरीदना नहीं, बल्कि अपने समय पर पूरा नियंत्रण पाना है। अपने समय पर नियंत्रण मतलब सुबह उठकर ये कह पाना कि आज मैं वो करूंगी जो मेरा मन चाहता है, न कि वो जो मेरा बॉस चाहता है। बिल्कुल। सोचिए, असली अमीर कौन है? वो इंसान जिसके पास करोड़ों हैं पर उसे दिन में 16 घंटे काम करना पड़ता है, या वो जिसके पास थोड़े कम पैसे हैं पर वो मंगलवार की दोपहर में बिना किसी वजह के अपने बच्चे के साथ पार्क में खेल सकता है? ये सोचिए अपने आप में कितनी बड़ी आजादी है। और मुझे लगता है ये सिर्फ समय बिताने की बात नहीं है, बल्कि उस समय में पूरी तरह से मौजूद रहने की आजादी है। सही पकड़ा आपने। आपको ये चिंता नहीं होती कि ऑफिस से बॉस का फोन आ जाएगा। ये मानसिक स्वतंत्रता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। धन आपको वो नौकरी छोड़ने की हिम्मत देता है जिससे आप नफरत करते हैं। धन आपको बीमार पड़ने पर आराम करने की सहूलियत देता है, बिना इस चिंता के कि घर का किराया कैसे जाएगा। सही। धन का सबसे बड़ा फायदा है विकल्प। आपके पास जितने ज्यादा विकल्प होंगे, आप उतने ही स्वतंत्र और अमीर होंगे। चलिए, ये तो हुई मनोविज्ञान की बात। अब जरा कुछ प्रैक्टिकल चीजों पर आते हैं। सारांश दो जबरदस्त हथियारों की बात करता है, चक्रवृद्धि यानी कंपाउंडिंग और बचत। पहले चक्रवृद्धि की बात करते हैं। सब कहते हैं ये दुनिया का 8वां अजूबा है, पर सच कहूं तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। इसे आसान बनाते हैं। चक्रवृद्धि का मतलब है ब्याज पर ब्याज मिलना। सोचिए, ये एक तरह से पैसे का बच्चा पैदा करने जैसा है, और फिर वो बच्चा भी बड़ा होकर और बच्चे पैदा करता है। आपका पैसा अकेला काम नहीं कर रहा, उसका पूरा परिवार काम पर लग जाता है। हाँ, ये अच्छा उदाहरण है। तो ये जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका जादू बड़े रिटर्न में नहीं बल्कि लंबे समय में है। सोचिए, अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आपको 10% ब्याज मिलता है, तो साल के अंत में 110 रुपए होंगे। ठीक है। लेकिन अगले साल आपको 110 रुपए पर 10% ब्याज मिलेगा, 100 पर नहीं। तो आपको 11 रुपए मिलेंगे। अच्छा। ये छोटा सा 1 रुपए का फर्क ही दशकों में जाकर लाखों का अंतर पैदा कर देता है। चक्रवृद्धि के इंजन को चलाने वाला ईंधन समय है, बड़े बड़े रिटर्न नहीं। और दूसरा हथियार है बचत। सारांश इसे सबसे बड़ा हथियार कहता है। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है कि बचत दर कमाई से ज्यादा जरूरी है। मतलब अगर कोई 50,000 कमाकर 20,000 बचाता है, यानी 40% बचत दर, तो क्या वो 2 लाख कमाकर सिर्फ 10,000 बचाने वाले, यानी 5% बचत दर वाले से बेहतर स्थिति में है? ऐसा क्यों? हाँ, बिल्कुल बेहतर स्थिति में है, और इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला, बचत दर का सीधा नियंत्रण आपके हाथ में है। मेरे हाथ में है। आप अपनी कमाई रातों रात दोगुनी नहीं कर सकते, आप बाजार के रिटर्न को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप आज से ही अपने खर्चों पर लगाम कस सकते हैं। ये आपकी सुपर पावर है। और दूसरा कारण? दूसरा कारण और भी गहरा है। जो व्यक्ति 20,000 बचा रहा है, वो न सिर्फ ज्यादा पूंजी जमा कर रहा है, बल्कि वो कम पैसों में जीना भी सीख रहा है। सही बात है। इसका मतलब है कि उसे वित्तीय आजादी पाने के लिए कम पैसों की जरूरत पड़ेगी। उसकी आजादी का टारगेट नजदीक है। अच्छा। जबकि वो 2 लाख कमाने वाला व्यक्ति शायद 1,90,000 के खर्चों का आदी हो चुका है। उसकी जरूरतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि उसे आजादी पाने के लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना होगा। समझ गई। तो संपत्ति बनाना आपकी कमाई पर उतना निर्भर नहीं करता जितना इस बात पर कि आपकी कमाई और आपके अहंकार के बीच कितना फासला है। बिल्कुल। और वो फासला ही आपकी बचत है। एकदम सही। बचत ही वो बीज है जिससे निवेश का पेड़ उगता है। यह हमें इस चर्चा के सबसे गहरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर लाता है,
हमने पैसे को लेकर अपनी साइकोलॉजी समझी, उसे मैनेज करने के हथियार भी जान लिए। लेकिन इस खेल का अंत कहाँ है? यहीं पर सारांश एक दार्शनिक सवाल उठाता है, पर्याप्त को जानने की कला। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर होशियार लोग भी मात खा जाते हैं। पर्याप्त की कोई परिभाषा ना होना एक ऐसी दौड़ में शामिल होने जैसा है जिसका कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। आप एक मंजिल पर पहुंचते हैं और गोल पोस्ट आगे खिसक जाता है। लेकिन ज्यादा की इच्छा रखना तो मतलब इंसान का स्वभाव है। इसमें खतरा क्या है? खतरा ये है कि जब आपके पास पर्याप्त की भावना नहीं होती तो लालच हावी हो जाता है। अच्छा। और जैसा हमने पहले बात की, लालच आपसे वो काम करवाता है जो आपको नहीं करने चाहिए। हाँ। लोग अपनी इज्जत, अपनी आज़ादी, अपने रिश्ते नाते सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, उन चीज़ों के लिए जिनकी उन्हें ज़रूरत भी नहीं होती, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो और चाहते हैं। इतिहास ऐसे अमीर लोगों की कहानियों से भरा पड़ा है जो और के चक्कर में बर्बाद हो गए। ये मुझे उस कहानी की याद दिलाता है जिसमें एक अमीर व्यापारी एक मछुआरे को देखता है जो आराम कर रहा होता है। हाँ। व्यापारी उसे और मेहनत करने को कहता है ताकि वो एक बड़ी नाव खरीद सके, फिर और नावों का बेड़ा बना सके और अमीर बन जाए। मछुआरा पूछता है, अमीर बनकर मैं क्या करूंगा? व्यापारी गर्व से कहता है, फिर तुम आराम से बैठकर अपनी जिंदगी का मजा ले सकोगे। मछुआरा मुस्कुराकर जवाब देता है, वो तो मैं अभी भी कर रहा हूं। क्या खूब कहानी है, और यही इस किताब का सार है। पर्याप्त को जानना एक वित्तीय स्किल नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक स्किल है। मनोवैज्ञानिक स्किल। हाँ, ये आपको बताता है कि कब रुकना है, कब उस गोलपोस्ट को आगे खिसकने से रोकना है और कहना है बस अब मेरे पास काफी है। यही असली जीत है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो सबसे बड़ा सबक क्या है? मुझे तो यही लग रहा है कि पैसे का खेल हमारे दिमाग में ज्यादा खेला जाता है, बैंक अकाउंट में कम। ये इस बारे में कम है कि आप क्या जानते हैं और इस बारे में ज्यादा है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं। एकदम। आप दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंस एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप डर के समय शांत नहीं रह सकते और लालच के समय खुद को रोक नहीं सकते तो आपका सारा ज्ञान बेकार है। सही बात है। जैसा कि सारांश के आखिर में कहा गया है, ये किताब पैसे को मैनेज करने के कैसे तरीके नहीं बताती बल्कि उसके बारे में सोचने का क्यों और क्या सिखाती है। मतलब ये एक हाउ टू गाइड से ज्यादा एक व्हाई वी डू व्हाट वी डू गाइड है। बिल्कुल। ये हमें हमारे ही दिमाग का आईना दिखाती है ताकि हम खुद के सबसे बड़े दुश्मन यानी अपने आवेगों से बच सकें। बिल्कुल। और एक बार जब कोई ये समझ जाता है तो वो अपने लिए बेहतर वित्तीय सिस्टम बना सकता है। ऐसी योजनाएं जो उनके भावनात्मक झुकावों को ध्यान में रखती हैं और उन्हें सही रास्ते पर बनाए रखती हैं। अंत में सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक विचार। इस सारांश ने ये साफ कर दिया है कि हमारे पैसे से जुड़े फैसले हमारे निजी इतिहास और अनुभवों की देन है। तो इस पर विचार कीजिए। आज आपका पैसे से जुड़ा ऐसा कौन सा विश्वास या आदत है जो आपके अतीत के किसी खास अनुभव का सीधा नतीजा हो सकता है? और क्या वो विश्वास या आदत आज भी आपके लिए उतनी ही फायदेमंद है?